हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी उसकी कार्यशक्तियाँ हैं, कार्यकारी शक्तियाँ, ये सारी आप लोगों को इस वीडियो में कराए जाएंगे। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखना और ये पूरा डिटेल से आप लोगों को इसमें कराया जाएगा। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों पहला है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 में रखा गया है, ये भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है कि भारत के जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्र का प्रमुख होता है। कौन होता है? राष्ट्र का प्रमुख होता है। वह प्रथम नागरिक होता है। भारत को जो राष्ट्रपति वह प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्र की अखंडता, एकता, सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। ये आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात आती है आर्टिकल नंबर 53 की। ठीक है दोस्तों, मैं एकदम सीरीज से आप लोगों के लिए डिटेल से कराऊंगा, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 53 की, और उसमें संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसके बारे में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है उसकी क्या कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है उसकी जो शक्तियाँ होती हैं, कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ होती हैं, सैन्य शक्तियाँ होती हैं और आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। ये 7 प्रकार की राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं, जिनको मैं पूरा डिटेल से आप लोगों को करा रहा हूँ। जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं? देखो, जो भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य जो होते हैं, जो भारत सरकार जितने भी कार्य करती है वो किसके नाम पर करती है? वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। किसके नाम पर किए जाते हैं? ये सभी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति जो है वह नियम बना सकता है कि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश या अनुदेश वैध हैं, ये वह नियम बना सकता है। और क्या शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति की? कि वह ऐसे नियम बना सकता है कि केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके। जो केंद्र सरकार है वो सहज से, सरलता से कार्यों को कर सके। और जो है कि जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की क्या करता है? वह नियुक्ति करता है। मतलब राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री को और कैबिनेट मंत्रालय जो होता है इसमें सभी को शपथ ग्रहण करवाता है। कौन? राष्ट्रपति। और इसमें एक बात कही गई है कि वे उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो दोस्तों प्रसाद पर्यंत कार्य तो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को हटा सकता है या केंद्रीय मंत्रिमंडल को हटा सकता है। सिर्फ वह शपथ ग्रहण करवाता है। उसकी प्रक्रिया होती है कि किसके तहत वह प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल को हटाया जा सकता है, और सरकार ही रद्द हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि वह और किस किस को और क्या इसकी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। जो भारत का जो महान्यायवादी होता है, जो महान्यायवादी होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसका जो वेतन भत्ता होता है सारे राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाते हैं। और दोस्तों जो महान्यायवादी होता है राष्ट्रपति के द्वारा चुना तो जरूर जाता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उसी प्रकार महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही महान्यायवादी हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आती है बात कि जो राष्ट्रपति जो होता है वह महालेखक नियंत्रक परीक्षक जो होता है, जो कैग होता है, CAG, उसका जो अध्यक्ष होता है उसको, मुख्य चुनाव आयुक्त को और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, राज्य के राज्यपाल को, वित्त आयोग के अध्यक्ष को, इन सबको नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और दोस्तों इसकी क्या कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं कि किसी भी जो राष्ट्रपति होता है वह किसी भी केंद्र के प्रशासनिक जो कार्य होते हैं या विधायिका के प्रस्ताव होते हैं उससे संबंधित जो जानकारी होती है वो प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है। और आर्टिकल 74 के तहत ये क्या करता है कि जो मंत्रिमंडल होता है उससे सलाह लेता है। किसके तहत? आर्टिकल 74 के तहत। वह मैं आपको आगे कराऊंगा अभी डिटेल से। और आर्टिकल 78 के तहत वह प्रधानमंत्री से सलाह लेता है।
किससे सलाह लेता है? प्रधानमंत्री से सलाह कब लेता है? आर्टिकल 78 के तहत, और आर्टिकल 74 के तहत वह केंद्रीय मंत्रिमंडल से सलाह लेता है। दोस्तों दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए आपको आर्टिकल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में। पीसीएस है, यूपीएससी है, और दोस्तों कई सारे ऐसे एग्जाम है, चकबंदी, लेखपाल है, ये सारे जो लोअर पीसीएस के एग्जाम है इनमें डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोगों को सही से पढ़ना है। पुलिस में भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियां होती हैं। कौन सी होती हैं? ये कार्यकारी शक्तियां होती हैं। अब विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? कि वह संसद को जो सत्र होता है उसका आह्वान कर सकता है, उसको बुला सकता है, विघटित कर सकता है, ये राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं। और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता, लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो लोकसभा की अध्यक्षता करता है। और राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? जो चेयरमैन होता है, और उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है। इसके बाद दोस्तों वह जो नए चुनाव जब होते हैं, नई सरकार चुनकर आती है, तो वह क्या करता है कि जो प्रथम अधिवेशन होता है उसको संशोधित करता है। और जब भी सत्र बुलाता है तो जो प्रथम दिन होता है, जो संसद का जो सत्र का प्रथम दिन होता है, उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है कि दोस्तों कि राष्ट्रपति के पास कुछ और जो वित्तीय शक्तियां हैं, कि जैसे उसके पास कोई विधेयक आया, उसको लगा कि ये धर्म विधेयक नहीं है, तो वह सरकार के पास, जो लोकसभा सदन के पास वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। लेकिन यदि यही संसद में किसी तरीके से यदि उसको कुछ त्रुटियां होंगी, उनको सुधार कर या पुनः विचार कर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति इसको स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, यदि वह धन विधेयक है तो। ठीक है, साधारण विधेयक है तो उसको अस्वीकृत करता है, लेकिन वापस नहीं भेज सकता है। ये दोस्तों ध्यान देने बात है कि राष्ट्रपति जो होता है, यदि वह धन विधेयक है तो वह उसको अस्वीकृत करके वापस भेज सकता है, लेकिन यदि दोबारा दोनों सदनों के द्वारा ये राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति उसको सिर्फ स्वीकृत करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को ये स्वीकृत करनी होगी। ये बात समझ में आ गई आपको दोस्तों। इसके बाद जो जैसे जब किसी विधानसभा के द्वारा, किसी राज्य की विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक पास होता है और राष्ट्रपति को लगता है कि धर्म विधेयक है, और राष्ट्रपति उसको स्वीकृत भी कर सकता है और अस्वीकृत भी कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन यदि पुनर्विचार करने के बाद यदि वापस आता है, तो राष्ट्रपति उसको स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। जब संघ सरकार भेजती है, जब सरकार भेजती है, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा कोई विधेयक जाता है, तो राष्ट्रपति बाध्य होता है स्वीकृत करने के लिए, लेकिन विधायिका के मामले में बाध्य नहीं होता है। ये इसकी वित्तीय शक्तियां थी राष्ट्रपति की। ठीक है, और दोस्तों विधायी शक्तियों में जैसे राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है, जैसे 12 सदस्य राज्यसभा में और 2 एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो लोकसभा में मनोनीत करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां होती हैं उसमें वह क्या कर सकता है कि मैंने अभी बताया था आपको, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको कर सकता है, उनको नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, और जैसे अब राष्ट्रपति जैसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के कोई भी विधि है या तथ्य है, उसके लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है कि वह जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी जो सलाह है उसको माने। इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है, वो अपने विवेकानुसार भी कार्य कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अब उसमें देखो कि यदि कोई किसी अपराध के लिए हुआ है, क्या कर सकता है, दोषसिद्ध व्यक्ति के लिए वह दंड को निलंबित कर सकता है, जिसको दंड दिया गया उस दंड को निलंबित कर सकता है, या माफ कर सकता है, या परिवर्तित कर सकता है। परिवर्तित करने का मतलब है कि उसकी सीमा कम कर सकता है, जैसे जो दंड दिया गया उसकी सीमा बढ़ा भी सकता है और राष्ट्रपति कम भी कर सकता है। और सबसे जो मुख्य है कि राष्ट्रपति यदि कोई जिसको प्राण दंड दिया गया है तो उसको क्षमा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यही कार्य राज्यपाल के पास होते हैं। वो किसी के अगर किसी उच्च न्यायालय के द्वारा राज्यपाल के पास कोई जो अपराधी है वह अपनी याचिका लेकर राज्यपाल के पास जाता है, तो वह उसके दंड को कम कर सकता है, उसमें बढ़ा सकता है, लेकिन
सबसे प्रमुख होता है कि राष्ट्रपति को प्राणदंड माफ करने का अधिकार होता है, लेकिन राज्यपाल को प्राणदंड माफ करने का अधिकार नहीं होता है। और दोस्तों सबसे प्रमुख एक और होती है कि यदि कोई सैन्य शक्ति है, अगर सैन्य शक्ति के द्वारा कोई अपराधी पाया जाता है तो राष्ट्रपति के पास ही वह शक्ति है कि वह उसके जो दंड है उसको कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, माफ कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है और प्राणदंड को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्तियां नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वीटो पावर भी राष्ट्रपति के पास आ जाती है, जिसमें मैंने अभी आप लोग बताया जाता है कि वित्तीय में कि वो है किसी विधेयक को मान सकता है, नहीं मान सकता, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है कि राष्ट्रपति का चुनाव। क्या आती बात? राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आर्टिकल 54 के तहत आता है। क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव। मतलब क्या है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यह किस तरीके से होता है, किस प्रणाली के तहत होता है, कौन कौन इसमें भाग लेता है। ठीक है दोस्तों, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। किस पर? एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। ये आप लोग लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रकार होता है। ठीक है, तो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। अब दोस्तों बात आती है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति जो चुनाव करते हैं उसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का पहले मतलब समझ लो। प्रत्यक्ष का मतलब है कि हम डायरेक्ट वोट डालते हैं, पब्लिक डायरेक्ट वोट डालती है। जैसे जो एमपी का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, इसमें हम डायरेक्ट वोट देते हैं। और जो लोकसभा सांसद होता है या विधानसभा जो विधायक होता है ये हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा चुनते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष प्रणाली में दोस्तों क्या होता है कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो एमपी जैसे निर्वाचित और जो एमएलए निर्वाचित सदस्य होते हैं वह इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसे हम डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, पब्लिक डायरेक्ट वोट नहीं करती है। अब दोस्तों कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के जो दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य होते हैं, रोज राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज जो दोस्तों है, पहला कौन सा था? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं दोनों सदनों के वह इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। नंबर दूसरा दोस्तों, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये किसके थे? ये कौन है? एमपीज और एमएलए, ये जो राज्य के द्वारा चुने गए हैं राज्य विधानसभा के सदस्य। और जो केंद्र में एक दिल्ली और पुडुचेरी, कौन कौन से? दिल्ली और पुडुचेरी, दो केंद्र शासित राज्य हैं जिनके निर्वाचित सदस्य इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में कई बार बताया आप लोगों को कि जो अभी मैं इसमें आगे बताऊंगा आर्टिकल 61 में, तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है, कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन नहीं लेता है। लेकिन जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करे जाते हैं 12 राज्यसभा में, 2 लोकसभा में, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तब उसमें भाग लेते हैं। अब दोस्तों बात आती है, ये तो हो गया राष्ट्रपति का चुनाव। अब चुनाव का तरीका क्या होता है, किस तरीके से राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किया जाता है, ये इसमें आप लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 55 में। तो दोस्तों देखो, समझो कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। लेकिन अब क्या सभी का जो मूल्य होता है बराबर होता है वोट का? क्या सभी के जो वोटों का मूल्य होता है क्या वह बराबर होता है? ये बराबर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों क्या है कि यह प्रावधान है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कि राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है वह समान रूप से हो। जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वह समान रूप से हो। इसलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें एक वोटिंग प्रणाली चलती है। क्या होता है उस वोटिंग प्रणाली में, ये मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। कि जो एक एमएलए का वोट होता है, किसका? एक विधायक का जो वोट होता है, एमएलए कौन? विधायक। एक विधायक का जो वोट होता है वो किसके बराबर होता है? राज्य की कुल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। जो टोटल पॉपुलेशन, टोटल जनसंख्या होती है जो राज्य की, उससे हम राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य
टोटल इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, राज्य विधानसभा से जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनसे टोटल पॉपुलेशन का राज्य की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्य से भाग देते हैं और 1/1000 से गुणा कर दें तो एक एमएलए का वोट निकलता है। इस बात को दोस्तों याद रखना। अब बात आती है दोस्तों, ये तो हो गए एक एमएलए का। अब एक जो विधायक, एक एमपी होता है, एक सांसद जो होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका वोट कैसे तय किया जाता है? तो जो सभी राज्यों के विधायक के मतों का कुल मूल्य होता है, ये नहीं कि कुल विधायक कितने हैं राज्यों के, जो टोटल वैल्यू होती है किसकी, सभी राज्यों के एमएलए की जो टोटल वैल्यू होती है, जो सभी राज्यों के टोटल स्टेट के जो एमएलए होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है उससे किससे भाग दे दिया जाता है? जो एमपीज होते हैं, जो टोटल एमपी जो चुने जाते हैं उनसे भाग दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, टोटल, अब इसको एक बार समझो कि जो राज्य के द्वारा टोटल एमएलए चुने गए थे, निर्वाचित थे, उनकी वैल्यू, जो अभी मैंने पीछे बताया था कैसे वैल्यू निकालते हैं एक विधायक की, उनकी वैल्यू से जो दोनों सदनों के सांसद चुने जाते हैं उनसे भाग दे दिया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया होती है, जो तरीका होता है, इसी प्रकार इसका तरीका होता है, इसी प्रकार ये राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक इस बात को आती है कि चुनाव का तरीका तो मैंने बता दिया। तो अभी तक कितने राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं? तो अभी तक टोटल 14 राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, जिसमें 14वें जो है रामनाथ कोविंद, जो 2017 में चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, कौन से? रामनाथ कोविंद चुने गए थे। अब सुन लो, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1952 में चुने गए थे। द्वितीय राष्ट्रपति फिर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, जो 1957 में दोबारा ही चुने गए थे। इनका कार्यकाल 10 साल का रहा था। उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन आए थे, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद बीबी गिरी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद एन संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकटरमन, उनके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद के आर नारायण, उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उसके बाद डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, उसके बाद डॉक्टर रामनाथ कोविंद। ये 14वें राष्ट्रपति बने हैं। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो कौन थी? मीरा कुमारी। कौन थी? मीरा कुमारी। अब दोस्तों बात आती है कि कौन सा राष्ट्रपति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के बाद डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, राष्ट्रपति बना है, तो वह थे कौन से? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हुए किसकी भूमिका निभाई थी? राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन से मुख्य न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश होते हुए राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एन संजीव रेड्डी जो थे, उसके बाद एन संजीव रेड्डी आए थे, तो बीबी गिरी की डेथ हो गई थी, इसके बाद इन्होंने ये भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, अब आता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, और राष्ट्रपति की अर्हता, जो राष्ट्रपति चुना जाता है, कितने उसके लिए चुना जाता है, उसके बारे में मैं पूरी आपको डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, जो राष्ट्रपति का पहले कार्यकाल सुन लो कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए, कितने? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जब वह जिस दिन शपथ ग्रहण करता है उस दिन से 5 वर्ष तक। लेकिन यदि जब उसका दूसरा उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक वह राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। ठीक है दोस्तों, ये पहली बात होगी। दूसरी चीज कि राष्ट्रपति कितने बार चुना जाता है, तो राष्ट्रपति की सीमा ये निर्धारित नहीं की गई है कि वह कितने बार चुना जा सकता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति की सीमा निर्धारित है कि वह 2 बार चुना जा सकता है। एक राष्ट्रपति कितने बार चुना जा सकता है? 2 बार। लेकिन इंडिया में वो उसकी सीमा निर्धारित नहीं की गई है कितने बार चुना जा सकता है।
उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। अब दोस्तों ये बात आती है कि यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश उपस्थित नहीं है तो उसका कार्यकाल कौन संभालता है, तो उपराष्ट्रपति संभालता है। यदि उपराष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं है, उस समय दोनों राष्ट्रपति भी प्रेजेंट नहीं है, उपराष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं है, तो कौन संभालता है, जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वह उपराष्ट्रपति की जगह पर संभालता है। अगर दोनों उपस्थित नहीं है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो यदि तीनों उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी प्रेजेंट नहीं है तो कौन संभालता है, तो जो वरिष्ठ नागरिक होता है, कौन, वरिष्ठ नागरिक होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, वह यह पद संभालता है। आ गया दोस्तों इतना समझ में, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है कि राष्ट्रपति का, ये तो कार्यकाल हो गया कि राष्ट्रपति को किस तरीके से कितने वर्ष तक रहता है, ठीक है दोस्तों। अब राष्ट्रपति के मतलब कि पद की ग्रहण करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, वह आर्टिकल नंबर 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता जो है वो कौन कौन सी योग्यता होती हैं। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। क्या कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या आता है कि वह राष्ट्रपति के लिए योग्य नहीं होगा जो किसी प्रशासनिक पद पर या किसी राज्य प्रशासन के पद पर या किसी प्राधिकरण मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन पर यदि कोई शासन कर रहा है, कोई मतलब को उसमें किसी प्रशासन को प्रशासनित कर रहा है, तो उस समय वह इसके योग्य नहीं होगा, क्योंकि वह इसका लाभकारी होता है। और जब वह यदि राष्ट्रपति है या वह उपराष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल है या राज्यपाल है, तो वह ये पद का लाभकारी नहीं माना जाता है, तो उसके लिए यह योग्य है, ठीक है दोस्तों। ये योग्यता होती हैं। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ ली गई दोस्तों, इसलिए इसको ज़्यादातर ध्यान करके लिखना भी आपको, कि राष्ट्रपति जब अपना नामांकन करता है, क्या करता है, राष्ट्रपति जब अपना नामांकन करता है तो उसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होते इसके साथ में। कितने, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक इसके साथ में होते हैं। और दोस्तों क्या किया गया है कि पहले जो फीस लगती थी, क्या होता था कि जमानत राशि जो होती है राष्ट्रपति की, 50 तो अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हो गए, इसकी जो जमानत राशि थी पहले थी 25 रुपये। कितनी थी, 25 रुपये। तब इसको लाइटली लिया जाता था और कोई चुनाव लाइट उससे नहीं लड़ता था, इसलिए ये बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 15,000 रुपये जमानत राशि है। क्या है ये, 15,000 रुपये जमानत राशि लगती है। यदि कोई भी जो नामांकन करता है वह 1/6 भाग, यदि 1/6 भाग प्राप्त करने में, कुल मत जो होते हैं उनका 1/6 भाग यदि प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। यदि वह 1/6 भाग कुल मतों का अगर प्राप्त कर लेता है तो यह राशि उसको वापस कर दी जाती है, ठीक है दोस्तों। ये कब किया गया है कि जब 1997 में इसको बढ़ा के 15,000 किया गया, तो ये जो राशि है किसको दी जाती है, ये RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये राशि दी जाती है, ठीक है। जमानत राशि किसको जमा की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जमानत राशि दी जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आती है राष्ट्रपति की कार्यकाल की दशाएं, ठीक है, कि राष्ट्रपति जो कार्यकाल करता है, ठीक है, 59 में, ठीक है, कि क्या कार्यकाल होते हैं वो मैंने अभी अपनी कार्यकारी शक्तियाँ उसकी बताई थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो है आर्टिकल नंबर 60 में आता है कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है। तो अब ये बात होगी राष्ट्रपति की शपथ की, कि शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शपथ में कहता क्या है, ये चीज़ आप समझ लो,
ठीक है, वह कहता है कि राष्ट्रपति का श्रद्धापूर्वक कार्यकाल करूँगा। ठीक है, उसके बाद संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूँगा। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ठीक है, ये किसको कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 60 हो गया। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 61 की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट आपको आर्टिकल पूछ लिया गया है कि आर्टिकल नंबर 61 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। किसकी बात करता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है? यदि राष्ट्रपति कोई असंवैधानिक कार्य करता है या संविधान का उल्लंघन करता है और ये लगता है कि संविधान का उल्लंघन किया गया है, तो राष्ट्रपति पर 14 दिन पहले नोटिस देकर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाते हैं वो होते कौन लोग हैं? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वह जो प्रस्ताव जो देता है उसमें 2/3 बहुमत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत पर ही प्रस्ताव पारित किया जा सकता है राष्ट्रपति पर। और जब राष्ट्रपति पर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन का दायित्व बनता है कि वह इसकी जांच करवाए कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लग रहा है वो जायज़ है कि नाजायज़ है। उसके बाद राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग चलाया जाता है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो जायज़ है कि अनजायज़ है, और राष्ट्रपति इस पर अपना बहुमत हासिल करने के लिए उपस्थित होने की उसकी पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि महाभियोग पर भाग कौन कौन लेता है, कौन कौन भाग इसमें नहीं लेता है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के महाभियोग में भी भाग लेते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो वह इसमें भाग लेते हैं। दूसरी चीज, राष्ट्रपति पर जब चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो राज्य की विधानसभाएं जो होती हैं और केंद्र शासित राज्य की जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो वह इसमें भाग नहीं लेते हैं। ये थी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है कि राष्ट्रपति के पद, आर्टिकल नंबर 22 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय। ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति पर चुनाव कराने का समय। तो राष्ट्रपति, पहले ये समझ लीजिए कि राष्ट्रपति पर की जो रिक्ति पूर्ति होती किन कंडीशन में होती है। यह तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो है अपना तो त्यागपत्र दे दे, क्या दे दे? 5 साल से पहले त्यागपत्र दे दे, या उसको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाए, या खुदा न खास्ता उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, या वह निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का जो पद होता है वह रिक्त होता है जब तक कि उसका दूसरा पदाधिकारी नहीं आ जाता, उत्तराधिकारी नहीं हो जाता, तब तक वह पद पर बना रहता है। लेकिन अगर इन कंडीशन में हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना आवश्यक है। कार्यकाल पूछा गया था कि 6 महीने के पहले अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति अपना कार्यकाल छोड़ के गया था वह उतना समय नहीं रहेगा। जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति होगा वह अपना पूरा कार्यकाल 5 ईयर का कार्यकाल बिता के जाएगा। आ गया समझ में? उसको उसी समय के लिए नहीं बनाया जाएगा, वह पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल के लिए बनाया जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उसके बाद आ जाओ, आर्टिकल नंबर 65 में कहा गया उस उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। मैंने अभी कंडीशन बताई थी किन किन कंडीशन में राष्ट्रपति पद रिक्त रहता है, उसमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है
और उसके जितने भी वेतन भत्ते होते हैं वह राष्ट्रपति के, जो राष्ट्रपति को मिलते हैं, वही उपराष्ट्रपति को, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वही वेतन भत्ते दिए जाते हैं। ये आर्टिकल 65 में कहा गया है। अब दोस्तों बात आती है आर्टिकल नंबर 71 की। किसकी? आर्टिकल नंबर 71 की बात आती है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। क्या बात आती है? आर्टिकल नंबर 71 की बात आती है कि आर्टिकल नंबर 71 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के जो मामले होते हैं, कोई यदि विवादित चीज़ राष्ट्रपति के मामले में होती है तो वह उसकी सुनवाई कौन करता है? तो उसमें अंतिम निर्णय मुख्य न्यायाधीश का होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है, इसलिए आप लोगों को सही से करना है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित सभी मामले के अंतिम निर्णय कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देता है। इसके बाद आती है राष्ट्रपति की क्षमा दान इत्यादि शक्ति। आर्टिकल नंबर 72 में पूछ लिया, ये डायरेक्ट आर्टिकल पूछा गया था पीसीएस में कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है? तो आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। और दूसरा दोस्तों क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है जो राष्ट्रपति होता है, मैंने अभी आपको डिटेल से पूरा बताया था कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, कम कर सकता है, दंड को बढ़ा सकता है, इस तरीके से पूरा भी बताया था आपको पीछे, इसलिए आपको पूरा वीडियो मैंने देखने के लिए बोला था। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 74 में क्या कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होती है, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, वह राष्ट्रपति उससे परामर्श करता है। यह आर्टिकल नंबर 74 में कहा गया है कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल से सलाह लेता है? तो आर्टिकल नंबर 74 होता है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर आता है 75। कौन सा? आर्टिकल नंबर 75 होता है। तो राष्ट्रपति जो मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्तियां, कार्यकाल और वेतन, ये कौन करता है? मंत्रियों से संबंधित जितने कार्यकाल और वेतन होते हैं ये राष्ट्रपति तय करता है। उसके बाद आती है भारत का महान्यायवादी। इसको मैं आप अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप समझ लो कि आर्टिकल 76 के तहत भारत का महान्यायवादी होता है। राष्ट्रपति के पश्चात प्रेरित होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति जरूर करता है, लेकिन राष्ट्रपति इसको हटा नहीं सकता है। महाभियोग प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है। यह अधिकार संसद को होता है। भारत सरकार द्वारा कार्रवाई का संचालन ये किस में आता है? आर्टिकल नंबर 77 में आता है। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 78 की, जो मैंने अभी पीछे आप लोगों को कराया था कि राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि राष्ट्रपति उस प्रधानमंत्री से सलाह लेता है, वह आर्टिकल नंबर 78 में आता है कि राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 78 के तहत प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा करता है। अब बात आती है कि जो आर्टिकल नंबर 85 में कहा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल नंबर 85 में जो मैंने बताया था कि अभी कि वह सत्र को आह्वान करता है, बुलाता है, भंग भी कर सकता है, दोबारा बुला सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 85 में कहा गया है। ठीक है, और वह भाषण प्रथम जो सत्र होता है उसको क्या करता है? उस पर प्रथम अभिभाषण करता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 111 कहा गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयक की सहमति, वह आर्टिकल नंबर संसद के द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है उस पर जो राष्ट्रपति होता है वो बाध्यकारी होता है कि इस पर जो 3 तरीके के होते हैं, साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, विवेकानुसार। तो राष्ट्रपति जो विधेयक होता है, धन विधेयक है कि साधारण विधेयक है कि कौन सा विधेयक है, उस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देता है। उसके बाद आता है संघीय बजट वार्षिक वित्तीकरण। ये आप लोगों को इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन इसको मैं उस अलग वीडियो में कराऊंगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी की शक्ति आर्टिकल नंबर 123 में आता है। ये भी पूछा गया कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वो किस में करता है? आर्टिकल 123 में। यदि दोनों सत्र चलते हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करता है, क्योंकि उसमें दोनों सत्र जो होते हैं वही पावर में होते हैं। लेकिन जब एक सत्र चलता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद 143 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है कि जब वह अन्य न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है, वरिष्ठ न्यायाधीश से सलाह लेता है, या फिर जब वह क्षमादान करता है या दंड देता है या वह कम करता है तो वह इस पर सर्वोच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि वह ये सलाह ले तो सकता है, लेकिन यह स्वीकृत या इसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। वह अपने विवेकानुसार इसको मान सकता है और नहीं भी मान सकता है। ये दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं और पूरी डिटेल में आप लोगों को समझा सकूं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पूरे अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल से मैंने करवाया है। और दोस्तों, यदि आपको जो मौलिक अधिकार हैं वो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 में मैंने पिछले वीडियो बनाए थे, उसमें आप लोगों को पूरा मौलिक अधिकार के बारे में मिलेगा। और दोस्तों, एक 200 नंबर की सीरीज चली रही है, उसमें आप लोगों को 120 क्वेश्चन करा चुके हैं, 80 नंबर और बचे हैं, वो आपको कराए जाएंगे पूरे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। यदि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिएगा।